हेलो प्यारे साथियों। तो साथियों, आज इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश। जी हाँ साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण नोट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को यहाँ पे वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो यहाँ पे वीडियो को लंबा नहीं करते, वीडियो को करते स्टार्ट। तो प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का वह एक रूप जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। अब बात करते हैं प्रकाश किरण की। प्रकाश किरण क्या होता है? प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है और प्रकाश में सरल रेखीय पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश विवर्तन की। तो यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है और इस प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। ठीक है तो साथियों, तो यहाँ पे अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो विवर्तन क्या होता है? विवर्तन जैसी घटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश की तरंग के रूप में माना जाता है। प्रकाश की द्रव्य के साथ अनंतता क्रिया के विवेचन में के कारण प्रकाश के कण के रूप में माना जाता है। प्रकाश के आधुनिक क्वांटम सिद्धांत में को प्रकाश न तो तरंग माना गया है और न ही इसको कण माना गया है। इस सिद्धांत ने प्रकाश के कण के संबंधित गुणों और तरंग व प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया है। दर्पण और लेंस वस्तुओं की प्रतिबिंब बनाते। दर्पण और लेंस वस्तुओं की प्रतिबिंब बनाते, सबको पता है। और बीम की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक आभासी हो सकता है। सभी प्रकार के परावर्ती पृष्ठ परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। अपरावर्ती पृष्ठ अपरावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। अब चलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण या प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है या लौट आती प्रकाश की किरण, तो वह इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं, जिसे हम एंगल आई बराबर होता है एंगल आर। परावर्तित किरण की आवर्ती व चाल अपरिवर्तित होती है। परावर्तित किरण की जो आवर्ती चाल होती है वो अपरिवर्तित होती है, न बदलने वाली होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब बात करें, जब किसी कांच की पट्टिका की किसी एक सतह पर परावर्तक पदार्थ की पालिश की जाती है तो दर्पण बन जाता है। और यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं दर्पण। पहला होता है समतल दर्पण। पहला क्या है? समतल दर्पण। और दूसरा क्या है? दर्पण। तो समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है और दर्पण से मिलने वाली जितनी आगे होगी प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर पीछे बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर ही होगा। किसमें? समतल दर्पण में। अब बात करें दर्पण की। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली है वह गोली दर्पण, सॉरी ये दर्पण नहीं है, गोली दर्पण है। गोली दर्पण लिख लेना। दूसरा क्या है? गोली दर्पण। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे बात करिए अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण क्या होता है? जब गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर तथा गोले के अंदर की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। मतलब अवतल क्या होता है? जिसमें अंदर की ओर वक्रित होता है या वक्र होता है, गोला अंदर की ओर वक्रित होता है वो अवतल। उसमें बाहर की ओर वक्रित होता है वो होता है उत्तल दर्पण, जिसे हम कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। दर्पण का ध्रुव। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और ये दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। इसे प्राय पी अक्षर से निरूपित किया करते हैं। वक्र पर केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले के भाग का केंद्र जो गोली दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, यह अक्सर सी से निरूपित किया जाता है। वक्रता के केंद्र किससे निरूपित करते हैं? सी से। इसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इस गोले से आर से निरूपित किया जाता है और इसे आर से, किसको? त्रिज्या को। और ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें ध्रुव पी होता है, वक्रता केंद्र सी होता है और जो त्रिज्या होती है वो आर से निरूपित की जाती है।
अब बात करते हैं मुख्य अक्ष की। गोलीय दर्पण से ध्रुव वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब बात करते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण पुंज दर्पण से परावर्तन के उपांतर मिलती है या मिलता हुआ प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ के द्वारा निरूपित किया जाता है। फोकस दूरी गोल दर्पण में ध्रुव व फोकस दूरी के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्सर एफ के द्वारा निरूपित करते हैं। छोटे द्वारक के गोलीय। अब बात करते हैं छोटे द्वारक के गोलीय क्या होते हैं। जो छोटे दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जहाँ पे जो आर बराबर होता है 2f, दुगनी मतलब जो फोकस दूरी से दुगनी, 2f से दुगनी, 2f हो गया और आर वक्रता दर्पण की त्रिज्या होगी। अब बात करें द्वारक मतलब एपेचर। एपेचर गोल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। गोल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार आता है। अब नीचे हमारे पास आती है अवतल दर्पण में भिन्न स्थिति के लिए प्रतिबिंब की स्थिति और उसके प्रकृति और माप की निम्न सारणी से दिया गया है। तो ये जो सारणी है ये 10 चैप्टर से उठाई गई है। तो इसमें वैसे भी मैंने इस प्रकार की सारणी बना रखी है, तो यही आपके लिए दिखा देता हूँ। तो सारणी में क्या क्या प्रोसीजर है, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको आसानी से याद कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कई बार क्या होता है, ज़्यादातर जो प्रकाश की चीज़ें होती है अपवर्तन परावर्तन, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसी चीज़ों में से पूछ लिए जाते हैं। ये है अवतल दर्पण की बिंब की भिन्न स्थितियाँ। तो यदि अनंत पर मतलब इन्फिनिटी पर, तो फोकस दूरी एफ पर प्रतिबिंब की स्थिति होगी और प्रतिबिंब की प्रकृति और माप क्या होगा, वास्तविक उल्टा बिंदुवत आकार का होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनंत। यदि वस्तु की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र सी पर होगी, तो वक्रता केंद्र सी तथा फोकस दूरी एफ के बीच होगी और जो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टी और छोटी होगी, इसमें छोटी होगी। वक्रता केंद्र यदि सी पर हुआ वस्तु और प्रतिबिंब की वक्रता केंद्र सी पर ही तो वस्तु है वास्तविक उल्टी वस्तु के बराबर ही होगी, उसका माप बराबर होगी। यदि वक्रता केंद्र और फोकस एफ पर हो वस्तु की स्थिति, तो वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच होने वाली है प्रतिबिंब की स्थिति। और यदि प्रतिबिंब की प्रकृति माने तो वास्तविक उल्टी और वस्तु से बड़ी होगी। यदि फोकस दूरी एफ पर हो तो अनंत पर होगी और वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा होने वाला है प्रतिबिंब। फोकस दूरी एफ हो और ध्रुव पी पर हो तो दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। फोकस ठीक ध्रुव पी पर हो, ठीक ध्रुव पूर्व पी पर हो तो दर्पण के पीछे ठीक ध्रुव पी पर ही बनेगा और आभासी सीधा व बराबर बनने वाला है। वैसे यदि मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि अलग से स्पेशल वीडियो इसके ऊपर बनाने वाला हूँ, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण सभी की स्थिति जो प्रतिबिंब स्थिति होती है उसके ऊपर एक नया वीडियो डाल दूंगा। तो यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से याद कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। इसका उपयोग मुख्यतः सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीपों, प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, ये क्या थी अवतल दर्पण की। अब आगे उत्तल दर्पण की, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अनंत पर फोकस एफ पर दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी सीधा बिंदुवत आकार का होगा। यदि अनंत और दर्पण के ध्रुव पी पर हुआ तो प्रतिबिंब की स्थिति पी और एफ के दर्पण के पीछे बनेगी और आभासी सीधा और छोटी होगी, ठीक है। छोटा होगा प्रतिबिंब, छोटा होगा। और चलते आगे। उत्तल दर्पणों का उपयोग कहाँ होता है। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्षदर्शी दर्पणों के लिए किया जाता है। पक्षदर्शी विंग में गोल दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी गोल दर्पणों के प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय एक निश्चित चिन्ह परिपाटी लेते हैं, जिसे हम कातीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में ध्रुव पीप को मूल बिंदु का मानते हैं और दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष लिया जाता है। एक्स मतलब डैश, सॉरी, एक्स डैश लिया जाता है। अब बात करते हैं दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है। क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है यहाँ से बन जाते हैं। तो बीम दूरी यू होती है। गोल दर्पण में ध्रुव से बीम की दूरी
समझ गए। प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, समझ गए। बिंदु दूरी गोल दर्पण से ध्रुव की बिंदु की दूरी, और प्रतिबिंब दूरी ध्रुव के दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। अब चलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी है, फोकस दूरी ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी जो होती है 1 में, इस चीज़ का ध्यान रखें, 1 में वी प्लस 1 में यू इज इक्वल टू, मतलब बराबर, सॉरी हमारी स्क्रीन ज़्यादा सीरियस हो रही है, तो ये होती है 1 एफ, छोटा एफ होता है वैसे फोकस दूरी, समझ गए। पहले मैंने आपको बता दी यू क्या होता है, वी क्या होता है, देख सकते हो। अब चलते आगे की तरफ। तो आज हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट आ गया आवर्धन, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, और धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है, समझ गए। वास्तविक प्रतिबिंब, और जहाँ पे चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, और धनात्मक चिन्ह बताता है प्रतिबिंब आभासी है। आवर्धन का बिंब दूरी u और अभी बताते प्रतिबिंब दूरी v होती है। सामान्यतः हमें यदि इसको आवर्धन का सूत्र लिखेंगे तो इसका होता है h/h डैश इज इक्वल टू माइनस v/u। बता दिया आपको v और u क्या है और h क्या है, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था। तो साथियों यहाँ पे हमारा जो ये इसका जो प्रकाश का है जो पहला चैप्टर है वो यहाँ पे, मतलब सॉरी, इसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यदि साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया है वो जरूर कर दिया करो, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं लगता है तो कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन हम जरूर बताएंगे। नेक्स्ट बताना क्लास किस पर लेकर आए, जल्दी से इसका एक मॉक टेस्ट भी तैयार करके लेके आ रहा हूँ। सब कुछ यहाँ पे फ्री है, ऑनलाइन क्लास सब कुछ फ्री है। स्पेशल ये रीट, सीटेट और एस्टेट के लिए स्पेशल क्लासें बनाई गई हैं, और अभी साइंस की क्लास है, जल्दी ही मैथ की क्लास भी आने वाली है। फिर आपकी राजस्थान जी के भी आएगी, हरियाणा जी के भी आएगी, इंग्लिश की, हिंदी, बहुत सारी क्लासें हैं जो इस चैनल पर आने वाली है। वो सारी क्लासें बिल्कुल फ्री है। फ्री के लिए आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।